हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, जो जनरल साइंस यानी जो सामान्य विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये जो किताब है घटनाचक्र किताब है, और घटनाचक्र किताब को हम लोग पूरा बेसिक से जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हमारा आज की जो क्लास है दूसरी क्लास है। पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से इसको समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जो है मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मात्रक की पद्धति जो है पिछली वीडियो में देख लिया है। आज नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्र बल क्या होता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल जो होता है ये केंद्र की तरफ कार्य करता है। ठीक है, जैसे आप मौत के कुआं में जो चालक होता है देखिएगा, उसको जब चलाता है तो हमेशा झुका रहता है केंद्र की तरफ। ठीक है, उसके बाद त्रिमुहानी पे आप जब भी मुड़ते हैं तो वहाँ पर देखिएगा अपने शरीर को झुकाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो बल कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट एकदम उल्टा होता है, एक अपकेंद्री बल होता है। अपकेंद्री बल क्या होता है, तो वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल की विपरीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं। जैसे आप वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धोता है उसको देखिएगा, वो ऊपर टाइप होता है। उसी प्रकार मथनी से हम लोग जब मथते हैं माठा को तो उसमें से जो मक्खन निकलता है वो भी जो होता है अपकेंद्र बल पर ही आधारित होता है, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है केंद्र के बाहर की तरफ होती है। इसकी दिशा किधर होती है, तो केंद्र से बाहर की तरफ होती है। ठीक है, आगे कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन अब केंद्रीय बल पर क्या होती है, तो सिद्धांत पे काम करता है। अभी हमने बताया भी था कि जो वॉशिंग मशीन होती है या दूध से जो मक्खन निकालते हैं वो किस पर आधारित होता है, तो अब केंद्रीय बल पर होता है, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है केंद्र से बाहर की तरफ लगते हैं। ठीक है, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अदिश राशियाँ कहते हैं। जिसमें क्या होती है, तो दोनों की आवश्यकता होती है, एक अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है सिर्फ व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अदिश राशि बोलते हैं। जैसे सदिश राशि की बात करेंगे तो सदिश राशि जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब क्या है, सदिश राशि हैं। जबकि दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान, ये सब क्या है, तो अदिश राशि हैं। ये सब क्या है, तो अदिश राशि हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल अवस्था में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता भी होता है जब उसके कोई बाह्य बल लगा जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि न्यूटन ने गति के रिलेटेड जो है 3 नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम कहते हैं। प्रथम नियम की बात करेंगे तो प्रथम नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु विराम यानी तो रुकी है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक आप उस पर क्या करेंगे, बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं। जब आप उसको बल लगा देंगे तो उस पर क्या हो जाएगी, वस्तु रुक जाएगी या तो चलती रहेगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं। ठीक है, इसी नियम को हम लोग जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व के नियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है। बात करेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करेंगे तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि न्यूटन की जो गति का जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो बल की परिभाषा का जो समीकरण होता है, नहीं ये बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो आप बल के द्वितीय नियम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं कि बल बराबर क्या सूत्र होता है, तो यम में होता है। तब यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसका क्या होता है, तो कारण होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूटन के गति के तृतीय नियम की बात करेंगे तो किसी विशेष निकाय पर जो प्रतिक्रिया की उसके बराबर और विपरीत दिशा में क्या होती है, तो प्रतिक्रिया होती है ना। तो किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप
नाव से उतर रहे हैं तो नाव पीछे की ओर भागती है, बंदूक चला रहे हैं तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। ये सब न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए हम लोग देखेंगे कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर जो है कौन कौन से जीवन में आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, कुओं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। उसके बाद ऊंचाई से कूदने पर क्या होती है, तो चोट लगती है। आप देखे होंगे जब भी आप ऊंचाई से तो कूद रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होती है, तो चोट बहुत ज़्यादा लगती है। ज़मीन पर कूदेंगे तो और ज़्यादा लगेगी, बालू पर कूदेंगे तो कम लगती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिफरेंट देखेंगे। इसमें जो है कुछ जो है योगदान देखा जाएगा, कुछ आविष्कार देखा जाएगा, और वे किस देश से रहने वाले हैं उसको देखेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें मिल्टन की बात करेंगे, तो मिल्टन ने जो है इलेक्ट्रॉन आवेश की माप को बताया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। उसी प्रकार अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करेंगे तो ये जो है परमाणु का नाभिकीय निर्देश इन्होंने बताया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। ठीक, उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे नील्स बोर की बात करेंगे, तो नील्स बोर जो है हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश देते हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो डेनमार्क के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करेंगे तो ये जो है अणुओं का जो है क्या बताया था, तो इन्होंने अणु द्वारा प्रकाश का प्रत्यास्थ प्रकीर्णन बताया था। रहने वाले कहाँ के थे, तो ये भारत के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें लुइस विक्टर दी ब्रागली की बात करेंगे, तो द्रव्य की तरंग प्रकृति कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। मेघनाथ शाह की बात करेंगे तो ये तापिक आयनन से इन्होंने आविष्कार किया था, और ये भी कहाँ के रहने वाले थे, तो भारत के रहने वाले हैं। सत्येंद्रनाथ बोस की बात करेंगे तो इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी के बारे में बताया था, और ये भी कहाँ के रहने वाले थे, तो भारत के रहने वाले थे। वॉल्फगैंग पॉली की बात करेंगे, इन्होंने अपवर्जन का नियम दिया है, और इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ऑस्ट्रिया, नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ठीक है, एंड्रिक फर्मी की बात करेंगे तो इन्होंने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया था, ये इटली के रहने वाले हैं। और हॉर्वर्नर हेजनबर्ग की बात करेंगे तो इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी अनिश्चितता का सिद्धांत रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये जर्मन के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद पॉल डिरेक की बात करेंगे तो पॉल डिरेक जो है ये जो है अपेक्षिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया है, रहने वाले कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उसके बाद एडविन हब्बल की बात करेंगे तो ये प्रसारी ब्रह्मांड रहने वाले कहाँ के हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस की बात करेंगे तो इन्होंने साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया है, रहने वाले कहाँ के हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जेम्स चैडविक की बात करेंगे तो रहने वाले हैं, हाँ, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया है, रहने वाले कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। हिडेकी इकावा की बात करेंगे तो ये नाभिकीय बलों का सिद्धांत रहने वाले कहाँ के हैं, तो जापान के हैं। होमी जहांगीर बाबा की बात करेंगे, इन्होंने कॉस्मिक विकिरणों का सोपानी प्रक्रम बताया है, और ये भी कहाँ के हैं, तो ये रहने वाले भारत के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो भारत के हैं। ठीक है, उसके बाद लेओ डीडियो की बात करेंगे तो ये जो है संगनित द्रव्य का सिद्धांत, द्रव हीलियम, ये रूस के रहने वाले हैं। एस चंद्रशेखर की बात करेंगे तो चंद्रशेखर सीमा तरंगों की संरचना तथा विकास के बारे में बताया है, रहने वाले भारत के हैं। जॉन बॉर्डन की बात करें तो इन्होंने ट्रांजिस्टर अतिचालकता का सिद्धांत कहाँ के रहने वाले हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के, इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद सी एच टाउन्स की बात करेंगे तो मेसर लेजर के बारे में इन्होंने बताया है, रहने वाले कहाँ के हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। अब्दुल सलाम की बात करेंगे तो दुर्बल तथा नाभिकीय चुंबकीय बल अनुक्रियाओं का एकीकरण, और रहने वाले कहाँ के हैं, तो पाकिस्तान के हैं, है ना, अब्दुल सलाम की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्कमिडीज, सभी लोग जानते हैं आर्कमिडीज जो है ये क्या, इन्होंने उत्प्लावकता का नियम बताया था, या उत्तोलक का नियम, रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये यूनान के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे इसमें नेक्स्ट हमारा है कि इसमें लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने ही बताया था। न्यूटन ने ही बताया था कि जब किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। सबसे पहले जो है न्यूटन ने बताया था, है ना, क्योंकि ये इंग्लैंड का रहने वाला था, तो एक बागीचे में था, तो वहीं इसके ऊपर से गिरा, तो उसको सोचने लगा कि ये वस्तु क्यों नीचे है, क्यों नहीं ऊपर चली गई है, तो वहीं पर जो है उन्होंने सोच करके एक नियम बताया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। जो कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण का काम करती है, यानी किसी भी पिंड को आप फेंकेंगे तो आप उसको नीचे आना श्योर है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जब दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का जो परिणाम होता है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती, यानी यह बराबर होता है, क्या होता है, तो जी यम वन
m2 और उसके बटे क्या होता है r का स्क्वायर होता है। इसी को हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जी जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह की बात करेंगे तो पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और उसका नाम क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ठीक है, और पृथ्वी के समान दिखने वाला जो ग्रह होता है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्र ग्रह बोलते हैं, है ना, इसके लिए वाहन बोलते हैं। ठीक है, आगे चंद्रमा के चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का लगभग क्या होता है, तो 1/6 होता है ना। कभी आपको बताया गया होगा कि जब भी आपका जो भार होता है, भार मान लीजिए कि आपका पृथ्वी पर 6 किलो है, लेकिन जैसे ही आप चंद्रमा में जाते हैं तो चंद्रमा पर आपका भार कितना हो जाएगा, 1 किलो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है त्वरण जो होता है पृथ्वी के त्वरण का कितना होता है, तो 1/6 होता है, जिससे आपका भार क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसका चंद्रमा पर पृथ्वी का जो भार होता है, पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होगा। ठीक है, और मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वो क्या होता है, लेटा होता है। ठीक है ना, तो कब वो ज़्यादा प्रतीत होगा, तो जब सोया हुआ रहेगा तो उसका भार जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे मृत्यु त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है तथा ध्रुवों पर क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है ना। ध्रुवों पर उसका मान अधिक होता है और इस पर क्या होता है, कम होता है। बात करेंगे हम लोग भूमध्य रेखा की बात करेंगे। ठीक है, लोलक की जो लंबाई होती है उसकी लंबाई पर क्या होता है, निर्भर करती है, क्योंकि द्रव्यमान पर नहीं होता है। क्योंकि आपको बताया गया होगा कि जो सूत्र होता है सरल लोलक का, जो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है, क्या होता है, आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं और टी बराबर होता है 2π√L/g होता है, जहाँ एल लोलक की लंबाई होती है, जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसमें यम नहीं आया, इसलिए इसका मतलब है कि उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है ना। इसी से डिपेंड होता है कि जो एल होता है वो सरल लोलक की लंबाई होती है, जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी क्या होती है, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे तो गर्मियों में जो लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका जो आवर्तकाल होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्या होती हैं, तो सुस्त हो जाती है ना। तो यही कारण होता है कि गर्मियों में जो होता है लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। और इसके कारण गर्मियों में जो होती है जो घड़ियाँ होती है क्या होती हैं, तो शुष्क जो है मतलब धीरे धीरे चलती हैं। ठीक है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं जाता, उसी को हम लोग पलायन वेग बोलते हैं। पलायन वेग जो है ना 11.2 किलोमीटर/सेकंड की रफ्तार से भेजेंगे तभी हो जाएगा। 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक देंगे तो धरती पर आएगी नहीं, इसीलिए को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, आगे मिट्टी के तेल का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए यह पानी पर क्या होता है, तैरता है ना। तो कभी भी आप मिट्टी के तेल के जो है आप क्या करेंगे, पानी पर मतलब कि पानी में डाल देंगे तो क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, मिलता नहीं है, क्योंकि उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। जब कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर क्या होता है, तैरता है। ठीक है, साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। कभी भी आप पानी में सर्फ को घोल रहे हैं या सामने साबुन को घोल रहे हैं, देखिएगा बुलबुला टाइप निकलता है, और ये किसके कारण होता है, तो उसको जब भी आप घोलते हैं तो पृष्ठ तनाव जो होता है उसका क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वो बुलबुला छोड़ता है। ठीक है, दैनिक जीवन में किसी तत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सोखते स्याही कोशिका। किसी का तो को मतलब होता है कि जैसे पानी, जैसे आप जल पेड़ को डालते हैं तो कुछ समय के बाद पेड़ इसको क्या कर लेता है, सोख लेता है, और सोख करके क्या करता है, पौधे के अन्य भाग को पहुंचाता है। तो वहाँ पर जो घटना घटती है उसको हम लोग किसी तत्व बोलते हैं। जैसे आपने बचपन में स्याही से लिखा होगा तो एक बार उसका नीब जो डुबाते हैं तो उसके बाद लिखते रहते हैं। उसी प्रकार भूमिगत जल पर क्या, तो ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन और लैंप की बत्ती में क्या, तो तेल का जलना, ये सब किसके उदाहरण है, तो ये जो है किसी तत्व के उदाहरण है। ठीक है, आगे किस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में क्या होता है, चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा किस नली में वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक जो है चढ़ेगा। ठीक है ना, जितना उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा उतना ही वो जो है ऊपर की ओर तेजी के साथ चढ़ेगा। उसके बाद पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, तो समान दाब रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस की बात करेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे। तो ये जो होता है पास्कल के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर है, तो पास्कल के नियम पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट हमारा लिखा है कि वायुदाब या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि मौसम क्या होता है, तूफानी होगा, है ना। जब एकाएक जो है जो मतलब कि सुई सुई जो होती है ये जब नीचे आ जाती है
इसका मतलब होगा कि मौसम क्या होता है, तूफ़ानी होता है। और बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है क्रमिक गिरावट और क्रमिक मतलब धीरे-धीरे गिरता है, तो इसका मतलब होता है कि वर्षा की क्या होती है, संभावना क्या-क्या करती है, संकेत देती है। उसके बाद जैसे ही बैरोमीटर की ऊँचाई में क्रमिक चढ़ाव होता है, इसका मतलब मौसम क्या होता है, साफ़ होने का संकेत होता है। मौसम क्या होता है, साफ़ होने का संकेत बताता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब लगातार क्या होता है, घटता जाता है, जिसके कारण जो होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और आप क्या करते हैं, तो साँस नहीं ले पाते हैं, ठीक है? उसके बाद आर्किमिडीज़ के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंततः या पूर्णतः डुबोई जाती है, तो डुबोने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है ना? वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की भार की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लवन का नियम जो होता है, प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लवन के सिद्धांत की दैनिक जीवन में उपयोग की बात करेंगे तो उपयोग अनेक उदाहरण हैं देखने को मिलता है, जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, परंतु लोहे की कील पानी में क्या होती है, डूब जाती है। जीवन रक्षक पेटी एवं पनडुब्बी भी इसी क्या होता है, तो सिद्धांत पर ही काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है ना? ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हमारा लिखा है कि लोहे का जो गोला होता है, पारा पे क्या होता है, तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण क्या होता है, तो पारा का जो अपेक्षित घनत्व होता है, लोहे के घनत्व के इससे क्या होता है, अधिक होता है ना? तो लोहे की जब घनत्व से अधिक रहेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोहा का जो गोला होगा, पारा पर तैरेगा और पानी में क्या हो जाएगा, तो डूब जाएगा, ठीक है? आगे, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के आयन मंडल से क्या होता है, तो परावर्तित होता है ना? दीर्घ मंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के आयन मंडल से क्या होता है, तो परावर्तित होता है। उसके बाद रेडियो और टेलीविज़न की तरंगें इस मंडल से क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। आयन मंडल में 80 से 400 किलोमीटर की ऊँचाई के मध्य क्या होता है, तो स्थित होता है। 80 से 400 किलोमीटर की ऊँचाई से क्या होता है, इसके मध्य होता है। उसके बाद ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकता है, ठीक है? आगे, डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। डेसिबल किसकी इकाई होती है, तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है। और चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है, तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्या करते हैं, सुन नहीं सकते हैं, है ना? वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे की बातों को सुन नहीं सकता है। तरंग संचरण के दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है। जैसे ध्वनि की जो तरंग होती है ये अनुदैर्ध्य होती है, और जो प्रकाश की जो तरंग होती हैं क्या होती हैं, तो अनुप्रस्थ होती हैं। यहाँ पर ध्वनि तरंग बताया गया है कि ध्वनि तरंग कैसे होती हैं, तो अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है? आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है कि किसकी तीव्रता किसमें कितना डेसिबल में होती है। जैसे फुसफुसाहट की बात करेंगे तो फुसफुसाहट की जो मतलब की तीव्रता होती है 15 से 20 डेसिबल होती है। साधारण बातचीत में कितना होता है, 30 से 60। गुस्से में बातचीत कितना होता है, 70 से 80। ट्रक मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो 90 से 95, ठीक है? उसके बाद ऑर्केस्ट्रा की बात करेंगे तो 110 से 120। जेट विमान की बात करेंगे तो 140 से 150 डेसिबल के बीच में होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉस्मिक किरणों की बात करेंगे, तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होती हैं, ठीक है? उसके बाद कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होती हैं, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से क्या करती हैं, तो गमन करते हैं। प्रकाश की गति से क्या करती हैं, तो गमन करते हैं। माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की क्या होती है, तो दूरी होती है, ठीक है? आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो क्रिस्टल विज्ञान या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है, जिसमें क्रिस्टलों में परमाणु के विन्यास का क्या करते हैं हम लोग, तो अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो को किन किन ज़िलों से, यूपी के ज़िलों से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही शानदार प्रश्न होता है। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।